हाँ जी बेटा। तो स्वागत है आप सबका आरएन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री के बोर्ड की प्रिपरेशन। और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे अपना पहला टॉपिक, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले बेटा वो है लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स से मतलब क्या होता है सर? कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब कि किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको डिफाइन करने के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है सर? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ इट इज अ homogeneous mixture of it is a homogeneous mixture of two or more components। कहने का मतलब है बेटा कोई भी सॉल्यूशन वही होता है जिसमें आप एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स को तो मिक्स करते हो और उनकी मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए? होमोजेनियस मिक्सिंग होनी चाहिए बेटा। ठीक है। इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करते हैं वो कौन से सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे? दैट इज बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे और एक कंपोनेंट जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होएगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सिंग से बनता है। जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। और सॉल्यूट क्या होता है बेटा? विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है बेटा। अब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होएगा, जो उसका फेज होएगा मतलब जो उसकी फिजिकल स्टेट होएगी, वही फिजिकल स्टेट किसकी रहती है? सॉल्यूशन की। सो फिजिकल स्टेट ऑफ solvent and solution is identical। ठीक है बेटा। अब हम सॉल्यूशन में, आपको ये कई बार डाउट रहता है कि क्या सर सॉल्यूशन कौन सी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप बोलोगे सर लिक्विड, बट ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन फिजिकल, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। ठीक है बेटा। डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन है। सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बट इस चैप्टर में हम जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट लेके चलेंगे दैट इज लिक्विड। ठीक है बेटा। और इसमें सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म अब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज बाय मास भी हम कहते हैं, परसेंटेज बाय मास। ठीक है। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं बेटा परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से। सो इट इज डिफाइंड एज amount of substance amount of substance, ठीक है, present in
present in 100 ml, sorry, 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मेरे को फॉर्मूला लिखने को बोल दिया जाए, परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट। जनरली बेटा अगर मेंशन ना हो परसेंटेज बाय मास, किसके बारे में मेंशन करो तो हम सॉल्यूट के बारे में मेंशन करते हैं। मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखना बेटा दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ग्राम, और इसकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए, ग्राम, इनटू क्या हो जाएगा सर, 100। ठीक है बेटा। अब जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पास कई क्वेश्चंस आते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, जैसे ऐसा लिखा होता है 5% NaOH सॉल्यूशन बाय मास, 5% NaOH सॉल्यूशन बाय मास। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर मतलब क्या है, आपको इसको किस तरीके से क्वेश्चन में यूज करना है। तो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ना मेरे को आना चाहिए। सो 5% NaOH सॉल्यूशन बाय मास का मतलब है 5 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस तरीके से मेरे को इस स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए। तो जो अभी मैं कंसंट्रेशन टर्म्स आपको कराऊंगा, इसमें जनरली मोलैरिटी या मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट जो परसेंटेज मास बाय मास हो गया, अभी आगे कराऊंगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट मोलैरिटी या किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इन टर्म्स का यूज करके आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो आप तभी उसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आपको पता होगा कि भाई क्या मतलब है। जैसे 5% NaOH सॉल्यूशन बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास मतलब अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, किस सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है, NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंसंट्रेशन टर्म आती है, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म जो आती है दैट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है बेटा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W/V परसेंटेज। ठीक है, सो it is defined as mass of substance present in 100 ml solution। 100 ml सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। अब क्वेश्चन होगा क्या ये सर सॉल्यूट होएगा या सॉल्वेंट होएगा, या दोनों ही हो सकते हैं। तो मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे सॉल्यूट का भी हो सकता है बट और सॉल्वेंट का भी। बट इन क्वेश्चंस जब भी आपको मेंशन ना किया जाए कि किसका मास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है, तो हमेशा सॉल्यूट का ही हम इसको कंसिडर करेंगे। So it is mass of solute divided by क्या आ जाएगा बताओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज मास बाय मास दे दी जाए या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो ये अज्यूम करके चलना है वो हमें सॉल्यूट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है बेटा। अब जैसे एग्जांपल कैसे पता लगेगा सर कि परसेंटेज, तो आपको मान लो मैंने से दे दिया 5% W by volume V ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसको स्टडी कैसे करेंगे सर हम, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे 5 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन कितने ml सॉल्यूशन सर, 100 ml सॉल्यूशन। अब यहां से आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम एज वेल एज सॉल्यूट, अब ग्लूकोज है
जनरली वो सॉल्यूट, तो ग्लूकोज अगर आपको मेंशन नहीं किया मतलब ग्लूकोज यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा एज सॉल्यूट, तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मास भी दे दिया, सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी दे दी। अब इसके रिगार्ड अब आपसे क्वेश्चन मोलैरिटी का रिलेट किया जा सकता है, इससे मोलैलिटी का पूछा जा सकता है अगर हम डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो दिस इज परसेंटेज मास बाय मास एंड दिस इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है तो वो मैं अभी आपको करा देता हूं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन परसेंटेज मास बाय मास, relation between percentage mass by mass W by W and percentage mass by volume if density of solution is D solution। ठीक है, यह आपको एक क्वेश्चन पूछा। तो सर हमें ये पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सर, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पर हमें निकालना है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का। हमने फॉर्मूला क्या है, सो परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सो परसेंटेज मास बाय मास का फॉर्मूला होता है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बेटा, थ्रू आउट दिस चैप्टर में सॉल्यूट के लिए सबस्क्रिप्ट बी यूज करूंगा और सॉल्यूशन के लिए सबस्क्रिप्ट SOL और N, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा। तो इसी तरीके से परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपको डेंसिटी के साथ रिलेशन को स्टैब्लिश करना है। दो इंफॉर्मेशन गिवन है, परसेंटेज मास बाय मास आपको पता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो मैं इस तरीके से इक्वेशन नंबर दिस इज 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 से। तो क्या आ जाएगा पता बेटा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय परसेंटेज मास बाय मास। जब आप लिखोगे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। So percentage mass by volume, mass of solute by volume of solution divided by percentage mass by mass, mass of solute by mass of solution। तो mass of solute से mass of solute cancel और ये आ जाएगा weight of the solution divided by volume of the solution, जिसको आप किसके बराबर लिख सकते हो सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास एंड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए और अब हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पे। ठीक है बेटा, तो आपको जनरली परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स को रीड करना आना जरूरी है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं कि सर सॉल्यूट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट बी यूज किया, तो सॉल्वेंट के लिए मैं क्या सबस्क्रिप्ट यूज करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, जैसे हमने क्वांटिटी, अब उस क्वांटिटी को सॉल्यूट के लिए कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्वेंट के लिए कैसे रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्यूशन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है,
तो जैसे हमारे पास यहाँ पे बेटा क्वांटिटी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हमारे पास जैसे क्वांटिटी गिवन है, लेट्स सपोज मास, सेकंड क्वांटिटी मोल्स, थर्ड लेट्स सपोज वॉल्यूम, फोर्थ मोलर मास, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है। ठीक, तो सॉल्यूट के को रिप्रेजेंट करने के लिए सबस्क्रिप्ट बी, सॉल्वेंट ए, सॉल्यूशन के लिए सबस्क्रिप्ट में यूज करूंगा SOLM। सो मास ऑफ सॉल्यूट WB, मास ऑफ सॉल्वेंट WA, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन या मास ऑफ द सॉल्यूशन SOL, मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन NA, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन NSOL। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट VA, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VSOL, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA, सॉल्यूशन का जो मोलर मास है वो एवरेज मोलर मास होता है, मोल फ्रैक्शन XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA, और सॉल्यूशन में तो सभी कंपोनेंट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन का हमेशा मोल फ्रैक्शन क्या आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर, मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर, मोल फ्रैक्शन 1 कैसे आया सॉल्यूशन का, बिकॉज सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम बेटा आता है वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, सो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है सर, सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। सो अब हम थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं, दैट इज सर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहां पर अब हम लिखते हैं परसेंटेज थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट V बाय V से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बाय डेफिनेशन it is defined as volume of substance present in कितने ml सॉल्यूशन सर, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है सर, अब फॉर्मूला क्या बनेगा सर हमारे पास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, अब वो सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है बेटा, अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे 2% इस तरीके से लिख दिया जाए V बाय V इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अच्छा दोनों की जो यूनिट होनी चाहिए बेटा, जो सब्सटेंस है और जो सॉल्यूशन है वो सेम यूनिट होनी चाहिए वॉल्यूम की, ml है तो ml, लीटर है तो लीटर। ठीक है सर, तो यहाँ पर आप इसको कैसे रीड करोगे, डेट इज
2 ml of ethanol, 2 ml of ethanol is present in 100 ml solution, 100 ml solution। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोलैरिटी। हाँ जी बेटा, तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करते हैं। सो द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। ठीक है, ये जो तीनों कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करती है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। ठीक है बेटा, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? मोलैरिटी को कैपिटल एम से। एंड इट इज डिफाइंड एज, जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा आपको स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना है सबने। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, it is defined as number of moles of solute present in 1 liter, present in 1 liter, और क्या बोल सकते हैं 1000 ml solution। सो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। सो बाय मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यूनिट क्या आएगी? मोल, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यूनिट क्या आ जाएगी सर आपके पास? लीटर। ठीक है, तो यहां से हमें ये भी पता लग गया जो यूनिट है मोलैरिटी की वो क्या आती है? यूनिट आती है मोल पर लीटर, जिसको हम मोलर भी कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को एज कैपिटल एम। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सर जो हम यूज करेंगे एग्जाम्स में? That is molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आप किस में यूज कर रहे हो बेटा? लीटर में। बट जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहां पे हम एमएल्स में डील करते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि अगर वॉल्यूम एमएल में है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपके पास एमएल में है तो ऊपर इंटू 1000। ठीक है सर, और कई बार अगर आपको मास ऑफ द सॉल्यूट दे रखा है तो मास ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, कई बार ना आप देखोगे पीवाईक्यूज में, बोर्ड के अपने पीवाईक्यूज में देखोगे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए अब आपको गिवन मास नहीं दिया, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया। सो ऐसे में आप ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो कि आप नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो, डिवाइड कर दो जो वॉल्यूम गिवन है इनटू 1000 से। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के कुछ फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं नोट करके लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास फॉर्मूला क्या आता है? पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर। सेकंड, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको सॉल्यूट के गिवन हो गए और एवोगैड्रो नंबर आपने लिखना होगा, दैट इज 6.02 into 10⁻23।
ठीक है। तो प्रॉपर अगर हम नंबर लिखते हैं वो क्या आता है 6.022 इंटू 10⁻23। थर्ड फॉर्मूला, कई बार आपको बोल देते हैं कि ऑक्सीजन गैस को हमने डिसोल्व किया है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए गिवन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अगर गैस की वॉल्यूम गिवन है आपको, सो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर 22.4 भी क्या होगा लीटर। बट ये फॉर्मूला तब है एप्लीकेबल जब आप एट एसटीपी पे डील कर रहे हैं, सॉरी एट एनटीपी। तो एट एनटीपी आप ये फॉर्मूला लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए सर एसटीपी पे क्या फॉर्मूला बनता है, तो ज्यादा चेंज नहीं होता। एसटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.7, वो भी लीटर में। एमएल में होगा तो इंटू 1000 आप कर सकते हो। तो कभी कभी आपको ना बेटा क्वेश्चंस में मास और सॉल्यूट नहीं गिवन होता, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिए जाते हैं, फिर वहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो और वॉल्यूम से डिवाइड करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के हमें फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे या मुश्किल आ जाएगी थोड़ा सॉल्व करने में। ठीक है सर। सो ये तो होगी बेसिक थ्योरी रिलेटेड टू मोलैरिटी। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोगों को करवाता हूँ जिससे आपको मोलैरिटी का ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर। सो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो कैलकुलेट मोलैरिटी फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। 4 ग्राम NaOH dissolves in 100 ml solution। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 6.022 into 10⁻20, ठीक है, ग्लूकोज molecules are present in 200 ml solution। ठीक है बेटा, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है? ठीक है, आपके पास नेक्स्ट 20% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, NaOH is present in, ठीक है, 20% मास बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा डी, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन करते हैं आपका 10% और 12% मास बाय मास, ठीक है, 12% मास बाय मास एसिटिक एसिड solution having density 0.8 ग्राम पर ml।
ये एक हाइपोथेटिकल मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिए, तो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करते हैं अब हम इन क्वेश्चंस को बेटा। ठीक है, तो पॉज करके आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। ठीक है, अब आप रिज्यूम कर लीजिए अगर आपके सॉल्व हो गए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पार्ट ए। सो आपको बोला गया है मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH dissolved in 100 ml solution, so volume is ml, mass of NaOH, तो NaOH हमारे पास सॉल्यूट है, तो NaOH क्या है हमारे पास सॉल्यूट। ठीक है सर, और इसका कितना मास दिया, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इज 4 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये फॉर्मूला ऐसे में तब लगता है जब वॉल्यूम ml में। तो सो मोलैरिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर आपके पास 4, मोलर मास ऑफ NaOH याद रखना है 40 इनटू 1000, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे दिया सर 100, सॉल्व करोगे कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो मोलैरिटी आएगा दैट इज 1 मोलर। सो ये आपकी सिंपल सी मोलैरिटी आ गई। पार्ट बी करते हैं। अब आपको मास नहीं दिया है बेटा, अब आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे दिए कि सर इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज क्या है आपका सॉल्यूट, तो ग्लूकोज क्या है सर आपका सॉल्यूट, तो इसका मास नहीं दिया, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, कितने ग्लूकोज पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, इसके अलावा आपको दे दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 200 ml। सर मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला मुझे पता है कि सर सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टू, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो इनटू न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा 1000। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पार्टिकल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्लूकोज पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, कट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया 10⁻−3। अब फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, मोलैरिटी इज 10⁻−3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml इनटू 1000, कट करोगे तो आंसर आ जाएगा मोलैरिटी इज 5 इंटू 10⁻−3 मोलर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं, 20% मास बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, बस और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं सर, तो इसको स्टडी करते हैं। 20% मास बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन का मतलब है 20 ग्राम NaOH in 100 ml solution, 20 ग्राम NaOH in 100 ml solution, तो 20% W by V का मतलब है 20 ग्राम NaOH in 100 ml solution, ऐसे रीड करेंगे, आपको अभी करना बताया था थोड़ी देर पहले। सो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो इस स्टेटमेंट से मुझे पता लग गया मेरा सॉल्यूट कौन है NaOH, तो मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया सर आपके पास 100 ml। सो यहाँ पर आपके पास मोलैरिटी आ जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास आ गया बेटा 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूट NaOH का मास 40,000, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 5 मोलर, तो ये आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मैं आगे डी पार्ट कराने से पहले
एक मैं सिंपल सा और रिलेशन करा देता हूँ, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी के बीच में, ठीक है। सो आप नोट कीजिए उसको। तो आपको ये पता है कि सर यहाँ पर, अच्छा मोलैरिटी का हमें एक्सप्रेशन पता है, मोलैरिटी इज मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा बेटा, ml में। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 1000 को मैं लिख लेता हूँ 100 इंटू 10, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 को लिख दिया 100 इंटू 10 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप एक चीज देखिए बेटा, अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, इनटू 100 इनटू 100। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सो एक रिलेशन आपके पास आ जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 10, ठीक है। और एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, थोड़ी देर पहले ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था सर, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक पॉइंट आप देख सकते हैं बेटा, जब भी आप वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स को, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब जिनमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आइदर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अगर इन्वॉल्व है, और उनको रिलेट करना है मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म मतलब जहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज हो रहा है, उसके लिए हमें एक उन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए एक टर्म चाहिए होती है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म जहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन्वॉल्व है, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म जहां मास ऑफ द सॉल्यूशन इन्वॉल्व है, को रिलेट करने के लिए एक हमेशा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो ये रिलेशन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अब इस रिलेशन को हम ऊपर यूज कर सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10, ठीक है सर। अब आपको मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डी पोर्शन को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने राइट साइड सॉल्व कर ली होगी, लिख लिया होगा। तो यहां पर आपके पास डी पोर्शन का जो आंसर आएगा, ठीक है, तो परसेंटेज मास बाय मास दे दिया, एसिटिक एसिड दे दिया और डेंसिटी दे दी। तो एसिटिक एसिड हमारा क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट। तो यहां पर पहले बार एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, दैट इज CH3COOH, और इसका जो मोलर मास आता है, मोलर मास, तो इसका जो मोलर मास आता है वो आता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है सर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मोलर मास, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास 12, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी 0.8 है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कितना मोलर मास है सर एसिटिक एसिड का, 60, ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करोगे 5, ठीक है सर, और ये आ जाएगा 2। तो आपके पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.6 मोलर, ठीक है सर। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को इजीली आपने सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला लगा के भी आप थर्ड पार्ट दैट इज सी पार्ट को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है बेटा। आई होप आपने लिख लिया होगा, ये सॉल्व कर लीजिए। और अब हम नेक्स्ट जो आगे मोलैरिटी का एक और कॉन्सेप्ट आता है उसको कंटिन्यू करते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ
सॉरी, दैट इज डाइल्यूशन। तो मोलैरिटी में ही एक और कॉन्सेप्ट आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आप जब ऐड कर देते हो तो उससे उसको आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट को ही इंक्रीज करना इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, और हमारे पास जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जनरली वो वाटर होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं सर डाइल्यूशन मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करना। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट करते हैं कि सर अगर हम किसी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं दैट इज डाइल्यूशन, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, सो नेक्स्ट इज डाइल्यूशन। तो ये मोलैरिटी का ही पार्ट है सर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी सॉल्यूशन में जनरली हम जितने सॉल्यूशन लेके चलेंगे उनमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज करना इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो लेट सपोज आपके पास एक यहां पर दिस इज योर सॉल्यूशन 1। ठीक है सर, और इस सॉल्यूशन 1 की जो मोलैरिटी है वो है m1। सॉल्यूशन 1 की जो मोलैरिटी है वो है m1, और वॉल्यूम इज v1। वॉल्यूम इज v1। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट करवाया था थोड़ी देर पहले, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो बेटा यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को m इंटू वी भी तो लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को m इंटू वी, यहीं से मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m1 v1। और याद रखना मोलैरिटी और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर और वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो आएगी लीटर। ठीक है, सो सॉल्यूशन 1 है। अब सॉल्यूशन 1 में आपने क्या ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन 1 में आपने ऐड किया वाटर को, सिर्फ वाटर। ठीक है, तो वाटर को जब आपने ऐड किया, क्योंकि ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा सॉल्यूशन किसका है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया। लेट सपोज वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज v। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मैंने ऐड किया वो क्या ऐड किया, v। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन 1 था उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी ओवरऑल, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बेटा आपके क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी में भी तो चेंज आएगा, बिकॉज मोलैरिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। सो आपके पास बेटा यहाँ पे आ गया दिस इज आवर सॉल्यूशन 2। तो ये क्या आ गया सर आपके पास सॉल्यूशन 2। अब इस सॉल्यूशन में क्योंकि वॉल्यूम अब क्या आ जाएगी, तो इस सॉल्यूशन की अब जो वॉल्यूम आएगी, टोटल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आएगी टोटल वॉल्यूम इस सॉल्यूशन की, वो किसके बराबर आ जाएगी, वॉल्यूम जो पहले से थी v1 और ऊपर से आपने और वॉल्यूम ऐड कर दी v, और इन इसको मैं बोलूंगा दैट इज v2। ठीक है बेटा, और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अब मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होने से मोलैरिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। एक बात याद रखना बेटा, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दो ही केस में इंक्रीज होएगी, मतलब तभी इंक्रीज होगी जब आप एक्सटर्नली आप कुछ ऐड करोगे, आइदर कोई दूसरा सॉल्यूशन, कोई और सॉल्यूशन, या वाटर ऐड कर दिया, वरना किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोको कोला लेके आए, ठीक है, या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक ली, तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक का जब जो फ्लेवर उस पूरी बोतल में रहता है, आप उसमें से कुछ अमाउंट बाहर निकालो, कप में लो, सिप करो, सेम टेस्ट आएगा जो आप बोतल से अगर डायरेक्ट पीते हो उस कोल्ड ड्रिंक को।
ठीक है। तो इसका मतलब मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं, लेकिन वहीं पे अगर आप अपने दोस्त को उसमें, खुद आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आधी खत्म कर दी, दोस्त को पानी मिला के दे दी, तो वो बोलेगा यार टेस्ट खराब है। क्यों खराब हुआ, मतलब खराब हुआ टेस्ट, मतलब क्या चेंज होगी, मोलैरिटी। क्यों खराब हुआ टेस्ट, क्योंकि आपने उसमें क्या कर दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, सो मोलैरिटी इज M2। बट आपने उसमें मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी में चेंज आया वॉल्यूम की वजह से, बट सॉल्यूट जो उसमें कंपोनेंट्स थे, ठीक है, बट सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है सर, तो सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि आपने सॉल्यूट को तो ऐड किया ही नहीं है ना सर। तो सॉल्यूट अभी भी क्या रहेगा आपका NB, और सेकंड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा वो आ जाएगा M2 इंटू V2। पहले सॉल्यूशन में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहा था, M1 इंटू V1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं, कभी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में चेंज नहीं आता है। चेंज आता है तो वॉल्यूम और मोलैरिटी में ही आता है डाइल्यूशन से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से एक हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि 300 ml water is added to 0.2 molar 0.2 molar aqueous solution of, ठीक है, 0.2 molar aqueous solution of glucose ठीक है। 300 ml water is added to 0.2 molar and 0.2 molar and 200 ml aqueous solution of glucose. Calculate molarity of resulting solution। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, तो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, आपके पास 0.2 मोलर 200 ml से पहले ही आपके पास एक ग्लूकोज सॉल्यूशन था जो कितना मोलर था, 0.2 मोलर एंड 200 ml उसकी वॉल्यूम थी। अब आपने क्या किया बेटा, उसमें 300 ml वाटर को क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो आपके पास पहले जो सॉल्यूशन 1 था उसकी जो वॉल्यूम थी V1 200 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन की, एंड मोलैरिटी इज 0.2 मोलर। अब इसमें आपने क्या कर दिया बेटा, इसमें आपने ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में 300 ml वाटर। 300 ml वाटर जब आपने ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास सेकंड सॉल्यूशन बन गया। अब उस सेकंड सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी, तो 300 ml वाटर प्लस पहले से कितना ml था, 200 ml। तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम आ गई V2 500 ml। अब बेटा एक चीज याद रखना, जब भी आप M1V1 M2V2 अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम की सेम यूनिट होनी चाहिए। अब वो लीटर भी हो सकता है, ml भी हो सकता है। अगर ml में है, दोनों तरफ ml में यूनिट है, तो कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिमिलरली मोलैरिटी की भी यूनिट सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, M1V1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बताओ बेटा, M2V2। सो M1 इज 0.2, V1 इज 200, M2 इज कैलकुलेट करना है, V2 इज 500। ठीक है, तो इधर से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो M2 आ जाएगा
वो आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 5, सोल्व करोगे तो 0.08 मोलर। सो आप देख सकते हो डाइल्यूशन करने से मोलैरिटी हमेशा क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है, तो मोलैरिटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। सो यहां पे आप बोल सकते हो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन decreases with dilution, decreases with dilution। अच्छा, ये कई बार ना आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में मान लो मैंने डाइल्यूशन कर दिया तो मोलैरिटी चेंज होगी, मोलैरिटी चेंज होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता है, तो मैं उस टॉपिक के साथ इसको रिलेट करके चल रहा हूँ जिसको मैं आगे करवाना है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट इसका मोलैरिटी का एक और टॉपिक है जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में एक और टॉपिक आता है मिक्सिंग, ये वी नहीं है, ये एन है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। सो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास लेट सपोज अब दो सॉल्यूशन है, लेट्स, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन वन, इस सॉल्यूशन वन की मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन वन क्या आ जाएंगे, m1 v1। ठीक है, अब आप इस सॉल्यूशन वन के साथ सॉल्यूशन टू को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन वन के साथ आप सॉल्यूशन टू को क्या कर रहे हैं सर, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन टू है इसकी जो मोलैरिटी है ये है m2। ठीक है बेटा, और जो वॉल्यूम है वो क्या है, v2। तो ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन टू कितने आ जाएंगे, m2 into v2। ठीक है सर, दोनों सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया और जनरली जो दोनों सॉल्यूशन लेते हैं उनमें एक ही टाइप का हम सॉल्यूट लेते हैं। ठीक है सर, तो दोनों सॉल्यूशंस को आपने मिक्स कर दिया। अब जब बेटा दोनों सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बट मोलैरिटी को आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मोलैरिटी होती है बेटा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप मोलैरिटी को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किस किस को ऐड कर सकते हो सर, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बन गया आपके पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब बेटा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो जाएगी v1 प्लस v2। करेक्ट है सर, और इस सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन वन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन टू। ठीक है सर, अब यहां से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। सो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, या जिसे हम मिक्सचर भी बोलते हैं, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, बिकॉज मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आपके पास आएगा बेटा NB1 प्लस क्या हो जाएगा NB2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 2, और VT क्या हो जाएगा बताओ बेटा V1 प्लस V2। अच्छा मैं मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन को मैं मिक्सचर भी बोल सकता हूँ, रिजल्टिंग मिक्सचर, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर भी मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर जो आ जाएगा, NB1 को क्या लिख सकते हो बताओ बेटा M1V1 प्लस NB2 को क्या लिख सकते हो M2V2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर V1 प्लस V2। सो इस तरीके से आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन वो बना सकते हो। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी आता है दैट इज M1V1 ऑफ सॉल्यूशन 1 इन प्लस M2V2 फ्रॉम सॉल्यूशन 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2, ठीक है, V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। एक क्वेश्चन करते हैं, तो लेट एक एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट molarity of molarity of a solution formed by mixing 0.2 molar 200 ml NaOH with, ठीक है, with 0.2 molar 300 ml NaOH सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो कैसे सॉल्यूशन करना है, तो आपके पास दो NaOH के सॉल्यूशंस है दी, एक में उसकी मोलैरिटी 0.2 मोलर है बट वॉल्यूम 200 ml है, और दूसरे में लेट सपोज मोलैरिटी आप अज्यूम कर लो 0.1 मोलर है और वॉल्यूम दे दी 300 ml। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे आएगी, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सो पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम 200 ml, ये M1 आ गया, ये V1 आ गया, प्लस इधर ये M2 आ गया 0.1 और ये V2 आ गया, तो 0.1 इंटू 300। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, अगर आप वॉल्यूम ऊपर ml में यूज कर रहे हो मल्टीप्लाई में विद मोलैरिटी, तो नीचे भी वॉल्यूम ml में ही यूज करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 200 प्लस 300, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 70 बाय 500, तो आप इसको लिख सकते हो 0.7 बाय 5, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.1, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.14 मोलर। अच्छा, जो रिजल्टिंग मोलैरिटी आ रही है बेटा, एक मिनट सब सामने, जो रिजल्टिंग मोलैरिटी आ रही है वो आ रही है 0.14 मोलर। अब ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी है ना बेटा, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आ रही है। सो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस में जो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आती है वो दोनों सॉल्यूशंस के बीच का कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, या सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 की जो मोलैरिटीज होगी, ये दो एक्सट्रीम एंड समझ लो, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ही आएगी। जैसे इधर सॉल्यूशन 1 में मोलैरिटी है 0.1 0.2, सॉल्यूशन 2 में मोलैरिटी है 0.1, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.14, ठीक है। सो डाइल्यूशन में मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, और मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी आती है वो दो जो आपने सॉल्यूशन मिक्स किए उन दोनों की क्या मोलैरिटी है उसके बीच में रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी लाई करेगी, ठीक है बेटा। सो आज के लिए इस लेक्चर के लिए यहीं पर रुकते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन, देन हम
लिक्विड सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज लाइक वेपर प्रेशर को हम करेंगे कंटिन्यू अलॉन्ग विद राउल्ट्स लॉ। ठीक है, थैंक यू सो मच।